गाड़ियों के शोरूम के झांसे में आकर ठगी का शिकार हो गई। ठग ने उसे ऐसा फंसाया कि उसने करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। अब उसने कोतवाली थाने के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि युवती ने करीब 2 महीने पहले शादी.com पर रजिस्ट्रेशन करवाया था और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए 15 दिन पहले सुनील नाम के युवक ने उससे व्हाट्सएप पर संपर्क किया। धीरे धीरे दोनों की बात आगे बढ़ी और आरोपी ने युवती को अपने झांसे में लेकर पहले युवती से 45,000 रुपए मांगे और इसके बाद लगातार 2 दिनों में ई मित्र और बैंक के जरिए उससे करीब 2.5 लाख रुपए और ऐंठ लिए। जब ठग की रुपयों को लेकर मांग बढ़ती गई तो युवती को शक हुआ और फिर उसने मामले में केस दर्ज कराया है। तो शादी.com में रजिस्ट्रेशन के बाद सुनील नाम के शख्स के साथ दोस्ती हुई महिला की और यहीं से महिला ठगी का शिकार हुई है। करीब 2.5 लाख की ठगी महिला के साथ हुई है। शादी.com पर युवती से मिला था आरोपी। प्यार शादी के नाम पर लाखों की ठगी का ये पूरा मामला। जयपुर दी बार एसोसिएशन 2025 के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 8 बजे से ही सेशन कोर्ट परिसर के सतीश चंद्र सभागार में मतदान जारी है। बता दें कि 21 पदों पर 66 प्रत्याशी, वहीं अध्यक्ष पद पर 7, उपाध्यक्ष पद पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसको लेकर 4,566 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही। करीब 100 पुलिसकर्मियों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान संपन्न हो रहा। राजधानी जयपुर में वकीलों के चुनाव का दौर जारी है। पहले राजस्थान हाईकोर्ट में कल मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया के बाद में आज मतगणना की जानी है। वहीं पर आज सेशन कोर्ट के अंदर काफ़ी जोशो खरोश के साथ में वकीलों का मतदान जारी है। आप देख सकते हैं कि मतदान के लिए यहाँ पर पीछे जो बाकायदा बैलेट पत्र के जरिए मतदान किया जा रहा है, वकील यहाँ पर आ रहे हैं। बाकायदा पूरा चुनावी प्रोटोकॉल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जिस तरह की तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि बाहर काफ़ी तादाद में वकील अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पर चुनाव अधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते। सर, क्या स्थिति है? आज बताया जा रहा है करीब 66 उम्मीदवार हैं और कितने मतदाता हैं, किस तरह की चुनाव जो प्रक्रिया है इस बार अपनाई गई? 66 उम्मीदवार हैं अलग अलग पद के लिए, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, महासचिव, उनके लिए, कार्यकारिणी के लिए 4566 वोटर हैं हमारे। सुबह 8 बजे से वोटिंग चालू कर दी थी, शाम को 5 बजे तक चलेगी और शांति से मतदान हो रहा है। अब की बार हमने क्या है कि ई पर्ची जारी की है, ऐप बढ़ा के मोबाइल पे भी निकाल सकते हैं, उनकी फोटो सहित, कलर फोटो सहित पर्ची जारी की है। जो पर्ची दिखाता है, वो अपना कार्ड दिखाता है, वो वोटिंग राइट उसको मिलता है, वो अंदर आके वोट डालता है। हमने अब की बार क्या किया है, गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 2 पे शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ से लंबा रास्ता मिल गया, तो शांति से भीड़ भड़ाका नहीं है। अधिकारी लगा रखे हैं जो सुगमता से प्रचार कर रहे हैं और अपना वोटिंग डाल दें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जयपुर के वकीलों के चुनाव के ऊपर पूरे राजस्थान की नजर रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे मतदान जारी है। बाकायदा पूरे जिस तरह से मतदान सामान्य तौर पे किया जाता है, इनमें अलग अलग पदों पर अलग अलग संख्या है। अध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में है। फिलहाल किसका भाग्य खुलता है, ये जो मतपेटी खुलने के बाद में पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा के बाद आज तीसरे दिन शांति बनी हुई है। टिब्बी में आज चौथे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद है, जबकि 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर महापंचायत किसान करेंगे, जिसमें राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेता शामिल होंगे। वहीं अब सादुल शहर से बीजेपी विधायक गुरबीर बराड़ ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री तक किसानों की बात पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कहा कि सरकार हर समय किसानों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि एथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामले में 107 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक अभिमन्यु पूनिया, पूर्व विधायक बलवान पूनिया पर भी मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। वहाँ सर के आके और सीधा किसानों की बात सुनी है, किसानों की पीड़ा को जाना है। पहले भी हमारी 2 बार मेरी तो पर्सनली इनसे वार्ता हुई और इनका जो मेमोरेंडम था, जब मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पे आए उस दिन भी हमने मेमोरेंडम दिया और कहाँ बात में कोई फर्क रहा, क्या प्रशासन रिपोर्ट करता रहा और क्या किसानों की पीड़ा है,
इसके लिए आज हम वार्ता करने आए हैं और जो भी यहाँ की समस्या है उसको मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना हमारा दायित्व बनता है। और इस मसले का जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके का किसानों की जो मांगे हैं वो इलाके की और जनहित की मांगों को हम लेकर के सरकार तक जाएंगे और इसको निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसका हल निकले, हमारा प्रयासरत रहेंगे। इथेनॉल फैक्ट्री पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, ये जरूर है कि बुधवार की घटना से सबक लेते हुए शासन प्रशासन प्रोएक्टिव मोड में है। गुरुवार को होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो किसानों पर लाठियां और आंसू गैस छोड़े गए उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो गंगानगर का है चाहे हनुमानगढ़ का। इसी बीच मामले की नजाकत को देखते हुए एडीजी वीके सिंह खुद मौके पर पहुंचे और 10 दिसंबर के बवाल के लिए बाहरी लोगों को कसूरवार ठहराया। हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोटें आई हैं। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करें, अन्यथा जो नया कानून है उसमें फोटो एविडेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत सारे लोग ऐसे कैमरों में कैद हुए हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं या कुछ कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पे पुलिस के पास भी बहुत सीमित ऑप्शन रहता है, तो वह कोई भी कानून हाथ में लेने के पहले सोचे। कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस आंदोलन को उग्र रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, उनके बातों पे कान नहीं देकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जहां पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हनुमानगढ़ हिंसा के लिए बाहरी लोगों को कसूरवार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरएलपी से किसानों के प्रति सरकार का संवेदनहीन रवैया बता रही है। ये किसान काफी समय से कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खामियाजा वहाँ हनुमानगढ़ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज भी वहाँ 10,000 से अधिक किसान जो है धरने पे बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान ले, जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ ये दर्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनमें उनको राहत मिले, ये बात कहना चाहूंगा। सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए और वहाँ के किसान चाहते हैं को नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी उसको भी खत्म कर देंगे, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते, 5,000 से ज्यादा किसान थे, कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे, हमारे भी लोग वहाँ पे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, लेकिन लाठीचार्ज किया, दौड़ा के किसानों को पीटा गया और 50 से ज़्यादा किसान घायल हुए, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, झूठे मुकदमे लगाए गए। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया कि साहब इस मामले की पूरी जांच करा के एथेनॉल फैक्ट्री को बंद किया जाए। सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष खासकर कांग्रेस की सुनियोजित चाल करार दिया। अनुमति कांग्रेस ने दी, विरोध बीजेपी के समय में क्यों? सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए यह समय चुना। किसानों के मुद्दे पर सियासत की क्या जरूरत? वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 एक असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था। आपको बताते चलें कि राठीखेड़ा के निकट करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।
जिस पर ग्रामीणों और फैक्ट्री लगाने वालों के अपने अपने तर्क हैं। फैक्ट्री बनने से इस इलाके में भयंकर जलवायु प्रदूषण होगा, तो फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं। किसानों को इस बात की चिंता है कि इंदिरा गांधी नहर प्रदूषित होगी, तो फैक्ट्री प्रबंधन ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक की बात कही। किसानों को दूषित अपशिष्ट से जमीन बंजर होने का डर है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन का यह दावा है कि पूरे पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण की आशंका है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि गैस को ऊपरी वातावरण में छोड़ा जाएगा। साथ ही किसानों ने जिले की आने वाली पीढ़ियों के खतरे में पड़ने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की दलील है कि वो प्रदूषण डेटा को सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भेजेंगे। फैक्ट्री को लेकर अपने अपने दावे हैं। इसी बीच किसानों ने दो टूक शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, उनकी जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए सीधे आपको जयपुर आरआईसी लिए चलते हैं, जहां पर सरकार की दूसरी सालगिरह पर कॉन्क्लेव हो रहा है। राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप मन की जिज्ञासा पर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से नवाचार पैदा करेंगे। जिज्ञासा उसी के मन में आती है जिसका माइंड आगे की तरफ बढ़ता है और उसी में से कुछ निकालने की सोचता है, और जब उसमें से निकल करके आता है तो उसे ही नवाचार कहते हैं। ये कार्यक्रम हमारे विचारों, हमारी रचनात्मक और डिजिटल तकनीक में तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मन में ये हमेशा रहती है कि राजस्थान के युवा आगे बढ़े, नई तकनीकी के साथ बढ़े, जिसमें राजस्थान का युवा अगर बढ़ेगा तो राजस्थान अपने आप बढ़ेगा। इसलिए मैं बेंगलोर भी गया। मेरे को अब बेंगलोर में अच्छे स्टार्टअप हैं। हैदराबाद भी गया, वहां भी मैं देख करके आया। मैंने यहां के मेरे अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में भी हमने अच्छा आईटी का सेंटर बनाते हुए हमारे युवाओं को मौका देने का काम हमारी सरकार को करना है। मैं आपके सामने एक खुशी और जाहिर करना चाहता हूं। जब मैं दोनों स्थानों पर गया और मैंने, क्योंकि मेरे मन में ये बात थी, मेरे से कहते थे कि राजस्थान का युवा हैदराबाद भी जाता है, बेंगलोर भी जाता है, तो मैंने एक स्पेशल सत्र रखा उसमें कि मैं राजस्थान के युवाओं से मिलूंगा। तो मेरे को खुशी इस बात की हुई, क्योंकि वहां पूरे देश के आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। मेरे को 40% युवा राजस्थान के वहां मिले जिनसे मेरी मुलाकात हुई। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। हमारे ऐसे नवाचार करने की हमारे यहां खान है। हम उनको कैसे उपयोग में लेते हुए उनके माध्यम से नवाचार करें, और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में हमारे राजस्थान के युवाओं का मान हो, सम्मान हो, और पूरे विश्व को दिशा देने का काम हमारे युवा करें, ऐसी हमारी कल्पना है। आज हम सब राजस्थान को तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं, और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जब नवाचार से प्रगति को रफ्तार मिले, तकनीक से उद्योग को मजबूती मिले, कौशल से संपन्न हमारा युवा
समृद्धि के भविष्य का नेतृत्व करे। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं। आईटी क्षेत्र में की गई पहले, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों, हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। आई स्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42,500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। मुझे ये देखकर खुशी है कि आज यहां पर बड़ी तादाद में हमारी बहनें भी उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। स्टार्टअप शुरू करने में हमारी बहनें बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूं